हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? रिस्पिरेशन में, सेलुलर रिस्पिरेशन में। तो देखते हैं हम अपना इसमें क्या रहता है। ग्लाइकोलिसिस में आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही रिस्पिरेशन इन्वॉल्व होते हैं। इसमें टोटल पूछा जाता है आपसे कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्सन इन तीनों वैज्ञानिक ने कंबाइंड फॉर्म में इस पे काम किया था। और मोस्टली इसमें एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही रिस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। एनारोबिक में क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वहीं एरोबिक में आपका 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर सटल सिस्टम में एंटर कर जाता है आपका पायरुविक एसिड तो आपका 36 या 38 एटीपी, बट प्लांट में हमेशा 38 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये आपने याद रखना है मोटा मोटी। फिर आपका आता है कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में देखिए कितने स्टेप होते हैं? 10 स्टेप होते हैं टोटल। और इनमें 1 स्टेप, 3rd स्टेप एंड 10, ये तीनों स्टेप्स क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन से आपके स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है, तो आपको याद रखना है 1, 3rd एंड 10, ये सारे क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। तो हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस 2 फेज में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन होता है प्रिपरेटिव फेज, या इसी को एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कि यहाँ पर एटीपी खर्च हो जाती है, जो भी एटीपी रहती है वो क्या हो जाती है? इन्वेस्ट हो जाती है। और यहाँ पर आता है यूज ऑफ एटीपी, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज हो जाता है। ये क्या है? प्रिपरेटिव फेज है। याद रखना है ग्लाइकोलिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आपका प्रिपरेटिव फेज एंड पे ऑफ फेज। अब प्रिपरेटिव है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन इन्वेस्टिंग या एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज है। यहाँ पर यूज हो जाता है 2 एटीपी का। वही आपका पे ऑफ यानी कि हमें मिलती है। पे ऑफ फेज या एनर्जी जनरेशन फेज, यहाँ पर एनर्जी बनती है। कितना बनती है? गेन ऑफ 4 एटीपी एंड 2 NADPH2। इतना मॉलिक्यूल आपका क्या होता है? गेन होती है। समझ लगा कि आपका ग्लाइकोलिसिस है टोटल 10 स्टेप्स होती है, जिसमें फर्स्ट, थर्ड एंड ये क्या होती है? आपके रिवर्सिबल होती है। आपका प्रिपरेटिव फेज इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूज ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज कर लिया जाता है। वही सेकंड पार्ट होता है पे ऑफ फेज, या फिर इसे बोलते हैं एनर्जी जनरेट फेज। यहाँ पर आपका गेन होता है 4 एटीपी और 2 NADPH का। तो हम कंक्लूजन देखते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या हुआ? आपका 2 एटीपी यहाँ पर खर्च हो गई और क्या बना आपका? 2 ग्लूकोज 3 फास्फेट। ये जो ग्लिसरेडिहाइड 3 फास्फेट बनता है, यही जाके आपके पे ऑफ फेस में जाके एंटर करता है और वहां पर जाके ये क्या बनाता है? 4 एटीपी और 2 NADPH के को गेन करता है और साथ में हमारा प्रोडक्ट बनाता है पायरुविक एसिड। समझ आया? अब हम देखेंगे इसको कि किस तरह आपका, देखिए यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल से क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका, ये 1 मॉलिक्यूल अब ग्लूकोज क्या 2 एटीपी को बनाएगा। समझ आया? तो हम देखेंगे प्रिपरेटिव फेज। प्रिपरेटिव फेज में कितनी फेजेस आपकी स्टेप्स होती है, सॉरी। तो पहला क्या है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करेगा? हेक्सोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है? हेक्सोकाइनेस। ये याद रखना है आपको, हेक्सोकाइनेस एंजाइम भी पूछते हैं फर्स्ट स्टेप में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है। तो मैंने यहाँ एंजाइम्स के ही नाम लिखे, सारा और डिटेल में पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो क्या 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब जो सेकेंड होती है वो क्या है? रिवर्सिबल है। यहाँ पर हेक्सो आइसोमरेज ये एंजाइम स्टार्ट होता है, इन्वॉल्व होता है और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? फ्रैक्टोज में। अब इसके बाद यहाँ पर भी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यूज हो जाता है और यहाँ एंजाइम होता है फास्फोफ्रैक्टोकाइनेस। यहाँ देखो क्या था? हेक्सोकाइनेस। यहाँ पर है हेक्सो आइसोमरेज और ये क्या है आपका? फास्फोफ्रैक्टोज काइनेस।
अब जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है इसको कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में। पहला देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 3 फास्फेट 6 फास्फेट में। फिर आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ किसकी हेल्प से, हेक्सो आइसोमरेज की। अब फास्फोफ्रक्टोज काइनेज की हेल्प से ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर ये क्या रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाएगा और एसिडल्डिएज एलडीटीएस, ये क्या है एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में यह रिवर्सिबल कंडीशन देता है जो कि डिहाइड्रो एसीटोन फास्फेट का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है, ट्राइएज है या फिर हम कह सकते हैं आइसोमरेज है। ये प्रिपरेटिव फेज है। अब प्रिपरेटिव फेज में क्या, फर्स्ट में देखिए और थर्ड में, इन दोनों में क्या है आपका एक एटीपी यानी कि रिवर्सिबल है दोनों कंडीशन। और आपका यूज ऑफ एटीपी, यहाँ पर एटीपी का यूज हो गया है दोनों ही, फर्स्ट और थर्ड में। ये था आपका प्रिपरेटिव फेज। प्रिपरेटिव फेज को क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं कि आपका जो यूज हो जाता है आपका 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का। अब आते हैं हम पे ऑफ फेज में। पे ऑफ फेज में यहीं से स्टार्ट होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो क्या होता है कि आपका 3 पी डिहाइड्रोजिनेट्स की हेल्प से 2,1,3 बाईफास्फेट ग्लिसरॉल्डिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 एटीपी बनता है किसकी प्रेजेंस में, फास्फोग्लिसराइड काइनेज की, और ये हेल्प हो जाती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजीए बना लेता है। अब यहाँ पर क्या है, म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो 2 मॉलिक्यूल 3 पीजीए बनाया था ये 2 मॉलिक्यूल पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ फास्फेट काइनेज की हेल्प से 2 एटीपी फ्री होता है और यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 1 और 3 इरिवर्सिबल थी, यूज हो रहा था एटीपी का, इसलिए तो हम प्रिपरेटिव फेज को क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज हो जाता है 2 एटीपी का। अब हम देखेंगे पे ऑफ फेज में। पे ऑफ फेज में क्या हुआ, 7th and 10th। अब ये क्या, ये थर्ड 4 5 ये 7 में ये देखिए यहाँ पर 2 एटीपी बना और एक बना आपके 10 में 2 एटीपी, तो ये क्या 4 एटीपी का गेन हो गया। तो क्या हो गया, 7 और 10 स्टेप में एटीपी जनरेट होती है, यहाँ यूज हो रही है बट यहाँ पर जनरेट हो रही है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जनरेट हो गया, एक हुआ आपका 7 स्टेप में, एक हुआ 10 स्टेप में। फिर आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप ये तो एटीपी यूज हुआ, फिर गेन क्या हो जाता है 2 एटीपी एंड 2 NADH। यूज 2 एटीपी का कहाँ हुआ था, प्रिपरेटिव फेज में हुआ था। तो नेट गेन क्या होता है आपका 2 एटीपी और 2 NADH का यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस में गेन हो जाता है। तो ये था हमारा ग्लाइकोलिसिस का। आपको इसमें क्या करना है, एंजाइम्स याद रखने हैं, जैसे कि पहला आपका हेक्सोकाइनेज है, सेकेंड आपका हेक्सो आइसोमरेज है, समझ आया ना। फिर फास्फोफ्रक्टोज काइनेज है थर्ड वन, फिर आपका यहाँ पर एल्डेज है 4, फिर फिफ्थ वन आपका आता है G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 डिहाइड्रोजिनेज, फिर यहाँ पर आता है फास्फोग्लिसरॉल्डिक काइनेज, फिर आता है म्यूटेज, और फिर आता है एनोलेज, और लास्ट वन आता है फास्फोरस काइनेज। ये आपने याद रखने हैं क्योंकि यही आपके एंजाइम से क्वेश्चन बनते हैं। कौन से स्टेप में आपका एनर्जी गेन्स हो रही है, कौन से में यूज हो रही है, तो याद रखना है प्रिपरेटिव फेज में यूज होती है एक मॉलिक्यूल यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज होता है, इसलिए इसे प्रिपरेटिव फेज या आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं क्योंकि यूज कर रहे हैं। और वहीं आपका पे ऑफ फेज में क्या होता है कि 2 एटीपी एक 7 स्टेप में बनेगी, 2 एटीपी जनरेट होती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और एक 10 स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जनरेट होती है। टोटल कितना होता है आपका 4 एटीपी जनरेट हुआ। तो यहाँ पर टोटल गेन्स क्या होती है 2 एटीपी और 2 NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपका ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड कंसेप्ट, समझ आया होगा आपको।
आपने साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है कि किन साइंटिस्ट ने इसमें किया है। एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही प्रोसीजर होती है। एनारोबिक में क्या हुआ था, 2 एटीपी फॉर्मेट होती है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। वहीं आपका एरोबिक में क्या होता है, 38, अगर प्लांट है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होगी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। अगर यूकैरियोट में ये एक्टिविटी हो रही है एरोबिक, तब वहां पर 36 एटीपी और 38 वो हो सकते। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि सटल सिस्टम में जाके एंटर करती है। सटल सिस्टम 2 तरीके का होता है, यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट में किसी भी तरीके का सटल सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपने सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर आपके माइंड में आता है, किसी ने क्वेश्चन उससे पूछा, तो आपको ये सारी चीजें ऐसे आनी चाहिए जैसे कि आप खाना टेस्ट लेकर खाते हो। जैसे मम्मी ने आज सब्जी बहुत बढ़िया बनाई, क्या उसमें टेस्ट था, क्या हमने फास्ट फूड पे टेस्ट किया था। ऐसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का नाम आते ही आपका ये सारा स्ट्रक्चर आपको मुंह जबानी याद हो, तब तो वो रिवीजन है। अदरवाइज अगर आपको देखना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो सभी चीजों को आप विद प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई डाउट बच के ही नहीं रहने वाला है। आपको इसी तरह पढ़ना है, हर चीज को अंडरलाइन करना है, हर एंजाइम को करना है, किस स्टेप में आपके गेन हो रही है, किस में यूज हो रही है, कितने टोटल स्टेप हैं, कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इनरिवर्सिबल है, ये सारा आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये ग्लाइकोलिसिस मैंने लिया तो इसमें मैंने केवल एक फ्लो चार्ट बना दिया, तो आप भी इसी तरह अपना शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करिए। अब लेंदी लेंदी ग्लाइकोलिसिस का भी लिखने बैठेंगे तो ग्लाइकोलिसिस की रिफ्रेशन ही आपकी 5 से 6 लाइन का हो जाएगा। तो इतना सब आपको अपने लॉन्ग नोट में बनाना, मगर रिवीजन का जो आपका शॉर्ट नोट है वो आपकी कम से कम शब्दों में होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें काफी कुछ आप क्या कर दो, गायब कर दो। कम शब्दों में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। लिखने एग्जाम में सभी लिखते हैं, बट एग्जाम में मार्क्स सबको एक जैसा नहीं मिलता है। यही होता है कि कोई आंसर को बहुत अच्छे से कैलिब्रेट कर ले जाता है और कोई क्वेश्चंस को किस तरह लिखना है यही नहीं समझ पाता है। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और करते रहिए अपने कंसेप्ट को और भी ब्राइट। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।